यस सर। ओके, तो सबसे पहले फिर अब आज का जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट था, वापस से मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारे डिस्कशन में हमने क्या लिया था। वी हैव टेकन कि लाइंस की इक्वेशंस कैसे फ्रेम होती हैं। सेकंड, स्ट्रेट लाइन में डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। और आज अब हम लास्ट और फाइनल पॉइंट पर पे आ गए हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। shortest distance between two lines। अरे बस समझ में, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये वाले पॉइंट को अब हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से और अच्छे से सुन लो और समझ लो इस वाली बात को कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है, इसको हम कैसे डील करते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं टू डायमेंशन में बात करूं तो टू डायमेंशन में लाइंस तीन ही तरीके की हो सकती है, या तो कट कर देंगी, या ओवरलैप कर देंगी, या पैरेलल होंगी। यही तीन कंडीशंस हो सकती हैं, हाँ कि ना। आइदर दे विल कट ईच अदर, और दे विल ओवरलैप ईच अदर, और दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये तीन कंडीशंस होती हैं टू डायमेंशन के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन, अब टू डायमेंशन के अंदर ये बताओ, इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट आता था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पर वो जो दो लाइंस होती थी हमेशा क्या होती थी, वो पैरेलल लाइंस। तो तब हम कैलकुलेट करते थे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड दैट बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये था टू डायमेंशन का, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन जो है यहाँ पर, तो मेरे पास में थ्री डायमेंशन। अब थ्री डायमेंशन के अंदर लाइंस हो सकते हैं, इनके नेचर अलग अलग होते हैं, ध्यान से देखना। पहला नेचर क्या होगा कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती चली जाएंगी। तो ये होगा मेरे पास में, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन थ्री डायमेंशन के अंदर। तो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल इसी केस में, जैसे ये दोनों लाइंस आपस में, लाइन L1 और L2 अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करें तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या निकालोगे। इनके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यहाँ जीरो फिर बढ़ने लग जाएगा। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई भी सेंस नहीं होता है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सेंस बनता कब है, जब दो लाइंस किस तरीके की हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए उसी केस में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने जाते हैं और वही हमको कोई सेंस बनाता है। अरे बस समझ में। अब थ्री डायमेंशन में अगर दो लाइंस कट करके चली गई हैं तो इनके बीच में क्या मैं डिस्टेंस का कैलकुलेशन करूंगा, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। अब बारी आती है कि यहाँ पर पे थ्री डायमेंशन में लाइन कैसे होंगी। थ्री डायमेंशन में भी लाइन इसी तरीके की होंगी, पहला इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरा एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। अगर एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि अगर वो ओवरलैप हो जाएगा तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि टू डायमेंशन के अंदर जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब नहीं है। सेम टू सेम ऐसे थ्री डायमेंशन में भी अगर लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज, टू डायमेंशन में अगर लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए तो उनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही थ्री डायमेंशन में अगर दो लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, क्या हो जाए, एक दूसरे पर ओवरलैप, तो उस केस में उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, अगेन जीरो हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि टू डायमेंशन में, जैसे कि ये बोर्ड टू डायमेंशन में, समझ आ रहा है कि ये लाइन इससे पैरेलल है और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब मेरा कहना है थ्री डायमेंशन में भी क्या ऐसा ही होगा कि दो लाइंस पैरेलल होंगी तभी उनके बीच में निकाल सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो क्या उनके बीच में, अगर देखो टू डायमेंशन में क्या समझ आता है, या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ कि ना, या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। पर थ्री डायमेंशन में छोटा सा एंगल यहाँ पे बन जाता है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अरे बात समझ में, तो उनके बीच में तो डिस्टेंस निकाल लो। पर अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू डायमेंशन में ये हम स्टैम्प पेपर पे लिख के बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में कभी भी हम डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर दो लाइंस हमारे पास में पैरेलल नहीं है, किसमें, थ्री डायमेंशन में, जैसे एक लाइन बिल्कुल सीधे यूं जा रही है और दूसरी लाइन यहां से यूं निकलती हुई जा रही है,
तो अब बताओ, एक लाइन इस तरीके से जा रही है और एक इस तरीके से जा रही है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? अभी नहीं है। पर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, पर स्टिल इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कि ना? अब बस यही इकलौता पॉइंट तुमको समझना है। 2 डायमेंशन में या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। 3 डायमेंशन में दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो समझ आता है, पर ये जो पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल है तभी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा 3 डायमेंशन में, नहीं अगर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो भी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। अब वो दो लाइन जो कि पैरेलल नहीं है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये देखो, जैसे एक लाइन में यहां से यू भेज देता हूं, ये जा रही है, और एक लाइन यहां से यू जा रही है नीचे से, समझ रहे हो? ऐसे भेजो कि एक प्लेन ऊपर से जा रहा है और एक प्लेन नीचे से जा रहा है, दोनों ही स्ट्रेट लाइनें हैं, दोनों ही पैरेलल नहीं है, बट स्टिल दोनों के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस तरीके की लाइन जो कि पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट नहीं करती है 3 डायमेंशन में, इनको बोला जाता है स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं इनको हम? स्क्यू लाइंस। आ रही है बात समझ में? तो 3 डायमेंशन में अब स्क्यू लाइंस मतलब नो डाउट दो लाइंस पैरेलल है वो तो समझ आता है, अरे बस में दो लाइन पैरेलल है वो तो समझ आता है, पर अब यहां पर पे दो लाइंस पैरेलल नहीं भी होंगी तो भी उनके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में ये जो दोनों लाइंस है वो क्या कहलाती है? स्क्यू लाइंस। क्या कहलाती हैं ये? स्क्यू लाइंस। अरे बस में तो अब सबको अच्छे से समझ आ गया स्क्यू लाइंस क्या होंगी। जैसे कि और तुमको मैं एग्जांपल से अगर बताऊं तो ये देखो, ये देखो, ये मेरे पास में पेंसिल है और यहाँ पर पे ये मेरे पास में पेन है। आ रही है बात समझ में? अब ये पेंसिल है और ये पेन है, देखना आप जरा यहाँ पर पे ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में भेज दो इसको, चलो इसी में भेज दो। अब एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है क्या आपस में? इसके डायरेक्शन रेशियो अलग है, इसके अलग है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है, दोनों पैरेलल नहीं है, पर स्टिल ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ना ही ये पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट करती है 3 डायमेंशन में, तब हम इस तरीके की लाइनों को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं इनको हम? स्क्यू लाइंस। और अब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस के अंदर बेसिकली हम किस तरीके की लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे? स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अब मैं इसको आगे पढ़ाना चालू करता हूँ। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो, तो अब हम यहाँ पर बेसिकली दो तरीके की लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये दो तरीके की लाइंस क्या होंगी? तो पहले तरीके की लाइंस होंगी कौन सी? स्क्यू लाइंस। अरे बस समझ, अब हम स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब दो स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो जैसे मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे यू और एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर यू, ठीक है? अब इस लाइन, पहली वाली जो लाइन है इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। बाउंस तो नहीं हुआ? ये लाइन L1 है जिसकी मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। दूसरी वाली जो लाइन है वो है L2। अब इस L2 की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर पे छोटी सी बात समझना, ये दोनों लाइन समझना अलग अलग एंगलों पर पे जा रही है, और स्टिल अब मैं इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला हूँ, जो इन दोनों लाइनों के बीच के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट हो रहा है। अब देखो, जब हम इसका डेरिवेशन करने जाते हैं तो डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मूला अप्लाई करना। आ रही बात समझ में? तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूले को सबसे पहले समझते हैं, अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वो हमें आ जाता है तो स्क्यू का काम पूरा हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसका जो फॉर्मूला है पहले वो लिखो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी है तो इसका जो फॉर्मूला है वो दो कैटेगरी के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वेक्टर के फॉर्म में, अगर मेरे को वेक्टर में दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इन दोनों का तो क्या ले लिया तुमने? क्रॉस। अब जो आंसर है उसका डॉट ले लो किससे? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से। हाँ कि ना? ये हो गया
मॉड क्यों? क्योंकि हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। और अब यहाँ पर पे, हाँ ऊपर ऊपर वाला तो एक नंबर हो गया, और यहाँ पर पे हमको क्या लेना है, b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। अरे बात समझ में? तो b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, इन दोनों का मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। तो ये जो मेरे पास है फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ये है वेक्टर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अरे बस हम ये हुआ वेक्टर फॉर्मूला। अब बारी आती है इसका कार्टेशियन फॉर्मूला देखने की। तो ये जो इसका कार्टेशियन फॉर्मूला है वो देखो, तो कार्टेशियन फॉर्मूला डी। ये बताओ क्या तुमको ये ट्रिपल प्रोडक्ट ही समझ आ रहा है ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर मतलब ऐसे ऐसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हाँ कि ना? अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही डिटरमिनेंट इसमें बना लो। तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, अब हाँ चलो इसकी इक्वेशन तो लिख लेते हैं अपन। अब ये थी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, तो हमको ये पता चल गया। अब मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख देता हूं। तो सब लोग ध्यान से देखो, कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1, x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2 और z माइनस z2 अपॉन में c2। ये किस फॉर्म में हो जाएगी इसकी इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इस कार्टेशियन फॉर्म में जो मेरी इक्वेशन जनरेट हुई, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। तो सुनो यार, इसको मैंने क्या आगे पीछे लिख दिया तो तुमको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ये बताओ अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है ना, ये a1 है, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका लिखते हैं a1 b1 c1, फिर इसका लिखते हैं a2 b2 c2, फिर इसका लिखते हैं a3 b3 और c3, हाँ कि ना? इसी तरीके से अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। से यस और नो, दोनों के दोनों बोलो। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर पे d इज इक्वल्स टू, अब b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, और ये है हमारे पास। अब सुनो, इसको ना पीछे करने की जगह, मैंने बोला था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको आगे पीछे भी कर दूं, तो इसको तुम आगे कर दो पहले। तो a2 माइनस a1 का बेसिकली मतलब क्या होगा, a2 और a1 की पोजीशन वेक्टर को घटाना। अब a1 वेक्टर होगा x1i y1j प्लस z1k, a2 होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो a2 माइनस a1 बोला, तो पहली लाइन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1, फिर हो जाएगा z2 माइनस z1, हाँ कि ना? ये हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 किससे आया, a2 माइनस a1 से। अरे बस समझ में? तो x2 माइनस x1। अब अगले में क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर। b1 वेक्टर मतलब इसी के फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास में, a1 b1 और c1। फिर b2 वेक्टर, तो सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 और c2। ये तो मैंने बना लिया, इससे तो आ गई वैल्यू। और नीचे क्या लेना है इसका, नीचे लेना है मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। तो इसका ना फॉर्मूला b1 और b2, जब तुम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस लेते हो तो वो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बनता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरीके से। तो उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पर भी अपन वही लिख लेते हैं, मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। अरे बस समझ गए बस। तो अब ये था स्क्यू लाइंस, ये थी स्क्यू लाइंस। अरे बस समझ में? अब ये उनकी इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए जो मैंने एनालॉजी दी है वो सबको समझ आ गई। वो एनालॉजी क्या है, बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है वो एनालॉजी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? तो फटाफट से अब ये जो मैंने जितना भी बोर्ड पर पे लिखा है इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो ये जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा है, तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है
find the shortest distance between the line r vector equal to I plus j plus lambda times of 2i minus j plus k and r vector equal to 2i plus j minus k plus mu times of 3i minus 5j plus 2k। अब मेरा पहला क्वेश्चन, तुमने कैसे पहचाना कि ये दोनों लाइंस स्क्यू है कि पैरेलल है? अरे बस मैंने सबसे पहले तो ये बात है कि वो ये पहचाना स्क्यू है कि पैरेलल है। अब स्क्यू है तो मतलब देखो, अगर वो पैरेलल है तो मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियोज दोनों के वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब वेक्टर इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियो ये बताता है, तो क्या इनका रेशियो कोएफिशिएंट्स का i j k का सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन किस तरीके की है? अब स्क्यू लाइन। सारी बात समझ में? इसको भी कभी कभी हमको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हाँ ये बताओ कि ये स्क्यू ही है और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पर अभी तुमको ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर b1 वेक्टर है ना पहली वाली लाइन का, b2 वेक्टर दूसरे लाइन का, अगर ये दोनों अलग अलग है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो दैट मींस दे आर स्क्यू लाइंस। और अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो फिर हमको एक और फॉर्मूला इसके बाद में हम पढ़ेंगे, दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तब हम उससे डील करते हैं। तो अभी इसको फॉर्मूला में अप्लाई करके और आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अरे बस समझ में, अब देखो यहाँ पर पे जो a इससे कंपेयर करता हूँ तो a1 वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में i प्लस j, a2 वेक्टर कंपेयर करूंगा तो 2i प्लस j माइनस k, और अगर मैं b1 वेक्टर निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 2i माइनस j प्लस में k, और b2 वेक्टर निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 3i माइनस 5j प्लस में 2k। अरे बस में आप मुझे अच्छी से पता है, एक मुझे a2 माइनस a1 निकालना है। ओके चलो देखो एक्चुअली क्या है वही देखो अब जरा, अब यहाँ पर पे a2 माइनस a1, तो मुझे पता है सबसे पहले a2 माइनस a1 वेक्टर, तो a2 माइनस a1 वेक्टर ये कितना निकल के आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब i, j मतलब 0j, और ये हो जाएगा माइनस k और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस k यूनिट वेक्टर। ये आ गया a2 माइनस a1। अब बारी आती है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालने की। तो अब यहां से मैं सीधे ही वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी, a2, देखो यहाँ पर पे एक ही लाइन में निकाल देता हूँ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। ये बेसिकली क्या है मेरे पास में एक किस तरीके की क्वांटिटी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। a2 माइनस a1 निकाल लिया 1 0 माइनस 1, b1 हो गया 2 माइनस 1 1, और c1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 और 2। आगे बात समझ? अब इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इसी के अलावा एक्सपांड कर लेता हूँ 1 के अलावा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा प्लस 5, तो आंसर आएगा 3। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और अब ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 3, तो माइनस 10 प्लस 3 वुड बी माइनस 7। तो इससे आंसर कितना निकल के आ गया 10। तो न्यूमरेटर कितना निकल के आ गया मेरे पास में 10। अब बारी क्या आती है निकालने की, इसमें मॉड ऑफ b वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। अब मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के लिए मेरे को क्या करना है, बहुत ध्यान से b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को ही निकाल डालो। अब ये क्या हो जाएगा i j k, आगे बस में b1 वेक्टर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 और 2, तो ये हो जाएगा i। इसके साथ में मैं कंपेयर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस 2 प्लस 5, हाँ कि ना, माइनस 2 प्लस 5 मतलब ये हो जाएगा 3। दूसरा यहाँ पर पे माइनस ऑफ j, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1, और ये हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा माइनस 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3i माइनस j माइनस 7k। अब मैं ये आ गया मेरे पास b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। अब मैं क्या निकालूंगा इसका मॉड, तो इस आंसर को 10 को इसके मॉड से डिवाइड करूंगा और इसका मॉड आएगा 9 प्लस 1 प्लस 49, तो 49 प्लस 1 50 प्लस 9 कितना हो जाएगा 59। तो ये आ गया मेरे पास में डिस्टेंस d। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट तुम लोग अच्छे से समझ आ गया अभी कैसे करा हमने।
तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्क्यू लाइंस आर 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 59। अरे बात समझ में